कर दो। A very pleasant morning to everyone. Welcome to White and Need चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे पहले हम अपने 6 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर का नाम था सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, फिर दूसरे का नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरे का नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा फिर जेनेटिक्स में आते हैं। जेनेटिक्स में पहले का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उस अगले का नाम था मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद हमारा नाम था इवोल्यूशन। पर हमने सबसे पहले जेनेटिक्स को खत्म किया था। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो चैप्टर्स है, उनको हमने अभी खत्म किया है। पहले हमने जेनेटिक्स को कवर किया था क्योंकि उनका वेटेज भी हाई था और थोड़े उनको कॉम्प्लिकेटेड भी समझते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट भी मानते हैं, तो हम उनको कर लिया था। चलो अब हम अपने इस चैप्टर के अंदर चलते हैं आगे। पहले तो ये देखते हैं कि इसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं यूनिट के अंदर। आपको बता दूं मैं, इस यूनिट के अंदर हमारा जो चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ह्यूमन वेलफेयर करके उन्होंने बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो 2 चैप्टर आते हैं। एक का नाम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है और उसके अलावा जो दूसरा हमारा चैप्टर है उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज है पेपर के अंदर 12 नंबर का है। अब देखो, एक तो ये चैप्टर हो गया, साथ में क्या है जो नाम है आपको मैंने बोला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर का नाम है। इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो है 12 नंबर का। HBSC के अंदर, आपके CBSE के अंदर भी इसका अच्छा खासा वेटेज है दोनों का। अब ये 12 मार्क्स है। अगर आप मुझसे पूछें सर यहाँ पे क्या है, कितना आ सकता है, मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर का वेटेज जाएगा ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का। 6 से तो कम हो ही नहीं सकता, कम से कम 7 नंबर का होगा। सर 7 नंबर का क्यों होगा? 7 नंबर का इसलिए क्योंकि जो इससे अगला चैप्टर है जिसका नाम मैंने लिखा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो इसके कंपेरिजन में थोड़ा शॉर्ट भी है, थोड़ा शॉर्ट भी है। और ये उससे ज़्यादा, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें, वो भी है, मना नहीं कर रहा उस चीज़ को, पर ये ज़्यादा है। नाम ही खुद कह रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इंसानों की, हमारी खुद की हेल्थ और खुद की बीमारियां। डिजीज का मतलब बीमारी तो होती है। अब जो ये बीमारियां हैं, जो ये डिजीज हैं, अब ये कैसे है, हेल्थ कैसे, इनको देखते हैं। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। हम देख लिया हमने कि कितना वेटेज था या नहीं था। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव MCQ के साथ में। चलो कोशिश आप ये भी क्या करो, देखो आप भी कोशिश क्या करो कि आप भी इनके आंसर साथ साथ में बताएं या बोलें। कहेंगे सर हम बोलेंगे तो आपको नहीं सुनेगा, बेशक मुझे नहीं सुनेगा, बट आपको खुद तो रियलाइज होगा कि हाँ मेरे को ये आता है कि नहीं आता है। करें शुरू, चलो बिना टाइम वेस्ट किए। एन इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद फंगल डिजीज, देखो फंगल डिजीज वो खुद ही कह रहा है कि तुम्हारे पास वो फंगल डिजीज है जिसके अंदर क्या है, उसके वहां पे क्या है, बॉडी पर या किसी भी पार्ट के अंदर ड्राई स्केली लेशंस है। इसके अलावा बॉडी पार्ट के ऊपर बताओ कौन सी बीमारी होगी। फंगल डिजीज के अंदर आपको बता दूं मैं, जो खुजली होती है या जो दाद होते हैं, इनके अंदर क्या है, जहां भी जिसको भी ये होते हैं वहां पे क्या होता है, पहले तो खुजाने के बाद में क्या है, पहले तो आप मजे मजे के अंदर उसे खुजा लेते हो, अच्छा लगता है आपको, क्या है इचिंग करना, खुजाने को इचिंग ही बोलते हैं। तो आप वहां पे क्या है, इनिशियली आप कर लेते हो, फिर बाद में क्या है, वहां पर आपको क्या जलन सी महसूस होती है, फिर वहां पर थोड़ा मतलब वाटरी टाइप, पानी सा भी थोड़ा सा, वैसे स्वेलिंग टाइप भी बन जाती है, तो लाल लाल सा भी पड़ता है। तो ये सब उसके अलग पार्ट है, मतलब इसके सिम्टम के अंदर आते हैं। तो जो दाद होते हैं, क्या होता है इनके अंदर, वहां पे सफेद सफेद सा पार्ट बढ़ जाएगा और वहां पर रिंग सी बन जाती है, नाम इसलिए कह रहा है रिंग वोम। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा रिंग वोम। तो रिंग वोम क्या है, ये फंगल डिजीज है जो फंजाई से होती है। ये होती कहाँ पर है, अब इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट अभी इतना पूछा जितना बता दिया। अब देखो, द प्रोटीन इनकोडेड बाई क्राई फर्स्ट एसी कंट्रोल, मतलब जो हमारा जीन है क्राई फर्स्ट एसी, आपको बता दूं ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। एक तो हमारे पास में होता है क्राई फर्स्ट एबी, एक मिनट रुकिए बस। एक तो होता है हमारे पास में क्या है, यहाँ पे जो पूछा है वो है क्राई फर्स्ट एसी का, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, सेकंड एबी। और इसके अलावा क्या है, एक होता है क्राई फर्स्ट एबी, ये वाला। ये जो होता है, ये वाला पार्ट हमारे लिए होता है, एक तो होता है नाम कॉटन बोल वॉर्म, कॉटन बोल वॉर्म, और दूसरा होता है कॉर्न बोरर। हमारे पास में क्या है, ये इसका नहीं है, ये बायोटेक के अंदर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, ये बायोटेक्नोलॉजी का है। अब उन्होंने इसका आंसर दीपक वालों ने गलत दे रखा है,
मैं आपको दिखा दूं, चलो दोनों किताबों के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये तो दीपक की बुक है, इसके अंदर इसका जो आंसर है वो क्या है, देखिए। हाँ गया यार। देखो इसमें उन्होंने जो आंसर दिया है इस बुक के अंदर, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट एसी कंट्रोल। उन्होंने कॉर्न बोरर और कॉटन बोलोन दोनों को कर दिया। उनके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है, देखो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ये है, और ये गलत है, याद रखना। वो ये नहीं है, ये गलत है, अकॉर्डिंग टू दीपक है ये, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब कहें सर अब हमें आप दिखाइए सही उसके अकॉर्डिंग। अब ये कैपिटल डी आप नाम में कर लेना। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर क्या है जो इसका सही आंसर है। वैसे इस चैप्टर, यहाँ इस चैप्टर का नहीं था बट दे दिया, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ना तो फिर भी है। अब कहीं भी दे रखा उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। देखो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो ये लिखा हुआ क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, ये किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बोलवर्म को। और क्राई फर्स्ट एबी होता है कॉर्न बोरर। क्वेश्चन क्या था, क्राई फर्स्ट एसी किसको करेगा, तो इसका आंसर आएगा कॉटन बोलवर्म, ये सही आंसर है। उन्होंने इसको भी मान लिया, ये नहीं आएगा इसमें फर्स्ट एसी में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्राई फर्स्ट एसी तुम्हारे पास में किसको कंट्रोल कर रहा है बताइए, कॉटन बोलवर्म को। कहेंगे सर अगर वो पूछता तो उसका आंसर तुम्हारे पास क्राई फर्स्ट एबी था। ये यहाँ जो बताया मैंने आपको, कहाँ गया देखें, ये रहा। तो आपको बोल दिया कि यहाँ पे ये आंसर है, प्लीज को सही कर लेना इस वाली चीज को। अब देखें ध्यान से, अगली चीज हमारे पास में क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्टिमुलेटिंग एक्शन। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है कि एक तरह से क्या है, आप जो इंसान नशा करता है, जो भी पर्सन नशा करते हैं, उनके अंदर की जो स्टिमुलेटिंग एक्शन है वो कौन से ड्रग में आता है। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं अभी मैं, कुकीन, ये इसका आंसर है। आगे चल के ओपोइड ड्रग क्या होते हैं, कैनोबिनोइड क्या होते हैं, इसके अलावा क्या कुकीन क्या होते हैं, इनके बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि वैसे भी आए हुए हैं लिखने के तौर पर। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, मेल नहीं आएगा, याद रखना। ये जो मच्छर होता है, क्योंकि आप देखते हो यहाँ पर क्या है, एक मेल एक फीमेल, दोनों के अंदर कौन ज्यादा हरामी होता है, तो आप खुद से आप आंसर खुद दे देंगे भाई कि मेल होता है कि फीमेल होता है। ज्यादातर हरामी टाइप या हरामन टाइप में फीमेल ही आती है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, इस चीज को नेगेटिव में नहीं लेना, क्योंकि आप जितने भी देखोगे वो फीमेल वाले ही पार्ट आएंगे। अब इसको ज्यादा इलोबरेट नहीं करो, सब कोई और सुन रहा हो, आप वीडियो देख रहे हो। कॉमन कोल्ड कैसी बीमारी है, कॉमन कोल्ड मतलब जो जुकाम होता है वो कैसी बीमारी है, तो एक्चुअली वायरल डिजीज है, ये हमारे पास वायरस से होती है। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना सब बच्चों ने, याद रखना। वो होती है प्रोटोजोआ की, ना वायरस से होती है ना बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। उम्मीद कर रहा हूं ये आप कर लोगे। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। कौन सा प्राइमरी है, प्राइमरी में एक नाम आता है बोन मैरो और एक नाम होता है थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस, डायरेक्ट याद भी रख लें। है कहीं पर, नहीं है, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इन्फेक्शियल डिजीज, देखो एड्स है जो ये फैल जाएगी भाई, जो एड्स होती है, एड्स का पूरा नाम आप जानते ही हो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स फैल जाती है एक से दूसरे इंसान के अंदर जब वो आपस में कांटेक्ट में, नॉर्मल वैसे कांटेक्ट में नहीं फैलती, ये फैलती है फ्लूइड से, जैसे कि आपने उसका ब्लड ले लिया हो या उस आपस में गलत काम कर लिया हो, तो इनसे फैलती है, पर कैंसर कभी नहीं फैलता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, मतलब जहां पे एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। कहेंगे सर आरबीसी क्यों नहीं लिखा है सिंपल वर्ड्स में, उनकी मर्जी भाई। तो आरबीसी का रिजर्वायर कौन है, कहां जाके स्टोर होती है, आंसर याद रखना, स्प्लीन, स्प्लीन होता है इनके अंदर। अगला, विच वन इज द पैथोजन ऑफ अमीबिक डिसेंट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजन, याद रखना, सुनो ध्यान से। पैथोजन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज पैथोजन, द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, बीमारी करने वाले जो एजेंट है या जो ऑर्गेनिजम्स है उनको पैथोजन कहा जाता है। तो व्हाट इज पैथोजन कोई पूछे तो इसका आंसर क्या आएगा, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये नाम आप बार बार सुनोगे और पीछे भी आ चुका है नाम। तो बीमारी करने वाले एजेंट या जीवों को कहा जाता है, क्या कहते हैं, पैथोजन। पूछ रहा है अमीबिक डिसेंट्री, बताओ कौन करता है, वुचेरिया या प्लास्मोडियम या एस्केरियस या एंटा अमीबा हिस्टोराइटिका। एंटा अमीबा हिस्टोराइटिका, क्योंकि अमीबिक डिसेंट्री इसी से होती है।
नाम ही खुद कह रहा है अमीबिक, तो इसमें नाम अमीबा आ रहा है, तो एंटा अमीबा हिस्टोराइटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैथोजन ऑफ कॉमन कोल्ड, देखो दोबारा आ चुका है। पहले तो ये पूछा था कॉमन कोल्ड कैसी बीमारी है, पहले क्या पूछा था, कॉमन कोल्ड कैसी बीमारी है, पूछ रहा है कॉमन कोल्ड जो जुकाम में करता कौन है, वायरस होते हैं, ग्रुप ऑफ वायरस, उनका नाम होता है रीनो वायरस। इसमें ऑप्शन दे रखा होगा रीनो वायरस, डी ये रहा। देखिए अगला, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया डिजीज, चिकनगुनिया हुआ या डेंगू हुआ, इसमें आपको जो नाम मिलेगा एक्चुअली क्या, देखो एनोफिलस मलेरिया का होता है, हाउस फ्लाई ये नॉर्मल मैकेनिकल कैरियर होते हैं, और उसके अंदर जैसे कि टाइफाइड वगैरह इन सबको फैलाती है ये सब। क्यूलेक्स वगैरह तुम्हारे पास ये अलग पार्ट है इनके अंदर। एडिस नाम का जो मॉस्किटो होता है, ये चिकनगुनिया का भी वो होता है, वेक्टर होता है, और ये डेंगू का भी होता है। नाम सुना होगा आपने डेंगू, सर कौन सा बुखार है, सर उसको डेंगू बुखार आ गया। तो डेंगू जो फीवर है ये किससे होता है, इसको करने वाले यहाँ पे क्या, जो इसका वेक्टर है, वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, अब कहेंगे सर वेक्टर, अब वेक्टर एक फिजिक्स में आता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, यहाँ वेक्टर का मतलब है जो बीमारी फैलाने का काम करेगा, खुद बीमारी नहीं कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पैथोजन का मतलब होता है जो बीमारी करता है, और बीमारी को फैलाने वाले को बोलते हैं वेक्टर, जो उसको स्प्रेड कर रहा है, तो उसका नाम क्या, वेक्टर कौन होगा इसका, इसका भी एडिस मॉस्किटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट ऑफ होस्ट ऑफ ह्यूमन लिवर फ्लूक टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, इसको लाइफ अपनी पूरी करने के लिए ह्यूमन लिवर फ्लूक को सिनेल की जरूरत पड़ती है। देखें अगला, विच एंटीबॉडीज आर एबेंडेंट इन कोलेस्ट्रम, जो कोलेस्ट्रम होता है इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात भी की है, लास्ट टाइम ये बात की थी, उससे उसके अंदर किया था। कोलेस्ट्रम क्या आता है, ये वो मिल्क होता है जो येलोइश कलर का होता है, देखो आपको बताऊं, आपको पहले बता चुका हूं, येलोइश फ्लूड, येलोइश टाइप कलर का होता है ये, और ये मिल्क होता है, क्योंकि इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, जो शुरुआती दिनों में माँ से जो दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है, और वो रिच होता है एंटीबॉडीज के अंदर, और उसमें जो एंटीबॉडी रिच होती है, रिच इन एंटीबॉडीज, और उस एंटीबॉडी का नाम जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो होता है आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए। आपको बताऊंगा मैं, वैसे बता देता हूँ, एंटीबॉडी 5 तरह की होती है, आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, ये सब तुम्हारे पास 5 टाइप में आती है, आईजीएम भी। तो मैं क्या यहाँ पे पूछा क्या है, विच एंटीबॉडीज आर अबेंडेंट, कौन सी अबेंडेंट है, ये सब भी होती है। मैं यहाँ पे देखो अबेंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा कौन है, तो आंसर आएगा आईजी। सबसे बड़ी जो होती है वो आईजीजी होती है, सबसे बड़ी। पर क्वेश्चन क्या है, कौन अबेंडेंट है कोलेस्ट्रम में। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज एलिफेंटिसिस किससे होती है बताइए, यहाँ पे क्या है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, हेलमेंथिस। हेलमेंथिस क्या आता है, ये एक तरह की क्या होती है, फिलेरियल वॉर्म है ये एक तरह के गिनार टाइप, आप गिनार टाइप बोलते हो, ये टूट गया इसका, ये तो ये फिलेरियल वॉर्म है। सोयल इसमें से वो देना निकालते रखी होगी इसमें, फिलेरियल वॉर्म होती है। चलो अगले, जब तक आप ये कोशिश करो खुद, विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी बैक्टीरिया डिजीज है, एनसीईआरटी में गिवन है वैसे तो ये, इसकी वो रखी होगी। कोई नहीं, देखें भाई इसका टूट चुका है, प्लीज एडजस्ट कर लेना क्योंकि मिल तो रहा नहीं है। देखें अगला, विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज, डिसेंट्री, इसके अलावा प्लेग एंड डिप्थीरिया, तीनों इसका आंसर है क्योंकि तीनों की तीनों बैक्टीरिया से होती है। अगला है मेरे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जी, एलर्जी के जो अगेंस्ट होती है वो होती है आईजीई, याद रखना इस चीज को, कौन सी होती है, आईजीई। कोलेस्ट्रम मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होती है, आईजीई। अगला है 2015 का, एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एंटीबॉडीज फाउंड बिटवीन, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है किसके ऊपर पाई जाती है, करेंगे कोशिश। देखिए अगला, हेल्थ, अब मेरे पास क्वेश्चन है 25 का, ये तो आप बता सकते हो। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, याद रखना, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, असर्शन तुम्हारे पास में क्या कह रहा है, प्लीज इसको देखो थोड़ा बहुत आप खुद भी देखें। हेल्थ डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल मेंटल, ये तो आप जानते हैं यार, इसको प्लीज ट्राई करें, बहुत आसान है।
25 का पता तो चलेगा कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। टाइफाइड फीवर कैन बी कंफर्म्ड बाय, टाइफाइड को पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है विडाल टेस्ट। ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट पर एडिस, एडिस के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट, और इसका पूरा नाम आपको अगर बताऊं मैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ये पूरा नाम शायद आगे भी आ जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ये होता है पूरा नाम भी इसका। ये कब कब है तुम्हारे पास देख लो, और ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी के लाइन है, आपको यही बता दो, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी। ये तो डेफिनेशन दे दी उन्होंने। अगला देखिए, राइट फुल फॉर्म ऑफ नाको, इसका पूरा नाम होता है नाको का नेशनल एडिस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। राइट फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ, नाम सुनते हो ना बार बार, एनजीओ एनजीओ सुनते हो ना सर, वो एनजीओ काम कर रही है। एनजीओ का पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट के अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल होती है वो उनको एनजीओ में आती है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीएमआई पूरा नाम क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड। नेम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया, निमोनिया का बताओ कौन होता है, तो निमोनिया करने वाला होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और याद रखना ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया का तो नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। वैसे पूछ ले कि बताइए निमोनिया कैसी डिजीज है, कौन सा टेस्ट इस्तेमाल है एड्स के लिए, वापस से पूछ लिया, अभी तो करके आए थे, एलिसा टेस्ट। अगला, बाय विच टेस्ट टाइफाइड फीवर हो चुका है। नेम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस क्या है, वॉर में मैंने आपको कहा था इनका नाम क्या होता है, यहाँ पे नाम दिया उन्होंने वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलई करके, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। याद रखना ये जो वॉर्म है ये कैसी वॉर्म होती है, फिलेरियल वॉर्म, कैसे बताइए, फिलेरियल वॉर्म। एक और नाम यहाँ पे क्या है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे क्या है, वैसे भी लिखा होता है फिलेरेसिस करके, ये नाम भी करके होता है। अगला, नेम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अमीबियासिस, अमीबियासिस का नाम अभी आया था ना, अमीबिक डिसेंट्री का, आया कि नहीं आया था अमीबिक डिसेंट्री का, तो अमीबियासिस एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। देखो एंटा अमीबा नाम आ रहा है, अमीबा, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लाइटिका ये क्या करता है, ये एक्चुअली क्या है, ये एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका कैसी डिजीज है, ये बता दो पहले आपको, प्रोटोजोवन, ये प्रोटोजोआ वाली डिजीज है, प्रोटोजोवन डिजीज, क्योंकि अमीबा प्रोटोजोआ में ही आता है। प्रोटोजोआ के 4 पार्ट होते हैं, 11 से पढ़ते हैं इनको हम, अमीबेड होता है, सिलेटेड होता है, स्पोरोजोवंस होते हैं, ये वहां आते हैं फ्लैजिलेटेड के अंदर, फ्लैजिलेटेड 4 होते हैं उससे मिलाकर। तो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका एक तुम्हारे पास क्या है, अमीबेस नाम का डिजीज करता है, जो कि प्रोटोजोआ वाली, क्योंकि प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है ये, और ये टिश्यू को वो करता है, इसीलिए क्या है इसमें ब्लड भी निकलता है। एड्स का पूरा नाम जानते ही हो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। व्हाट आर द टारगेट ऑफ साइटोटॉक्सिक्स, नेम द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड को करने वाला भी बैक्टीरिया है, और उसका नाम क्या है लिखा हुआ है नीचे, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड। चले अगला, नेम ए फिश विच फीड्स अपॉन मॉस्किटो लार्वा, अगर आपके घर के आसपास में मच्छर पनप रहे ज्यादा, तो आप वहां पे क्या है, गेम्बूसा नाम की एक मछली होती है, अगर आप इसको लाली यहाँ पे ले आए तो इससे क्या होगा, मच्छर के जो लार्वा है ये उनको ग्रो नहीं करने देगा, उनको पनपने नहीं देंगे, तो इसलिए क्या है कहीं कहीं शहरों के अंदर वो गेम्बूसा नाम की फिश को ले आते हैं, और वो मॉस्किटो फिश क्या करती है, मॉस्किटो का लार्वा फीड करती है, उनको खा जाती है, तो मॉस्किटो बनेंगे नहीं आगे चल के, तो बीमारी भी ना होंगी, क्योंकि सब बीमारियों को फैलाने वाले तो यही काम कर रहे हैं ये मच्छर ही। नेम एंड ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून का मतलब क्या है, जो बीमारी खुद से हो जाए अपने आप, जैसे कि किसी के बॉडी पे आप देखते हो सफेद सफेद से दाग पड़ जाते हैं, कहते हैं सर अगर मछली के ऊपर दूध पियेंगे या वो करेंगे तो इससे हो जाते हैं, तो एक्चुअली आपको बता रहा हूँ वो होते नहीं होते अलग पार्ट है, बट वो बीमारी अचानक से किसी को भी हो सकती है। तो जब बीमारी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए, जब रीजन हमें पता ना हो, या तो जेनेटिक हो या कुछ और, हमारा इम्यून सिस्टम खुद ये कहता है, हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम कहता है, वो किसी अपने को ही पराया बना देता है, तो फिर जो बीमारी होती है उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें से बीमारी का नाम एनसीईआरटी में गिवन भी है, रेमेटोइड आर्थराइटिस। इसके अलावा विटिलागो, अभी जो आपको मैंने नाम बोला है सफेद दाग दाग से बन जाते हैं, उस बीमारी का नाम विटिलागो होता है, अगर आप करना चाहो विटिलागो।
ये और सफेद दाग होते हैं जिस बीमारी के अंदर। हेल्थ की डेफिनेशन अभी आई थी ना, कहा था आपसे, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। देखो मैं आपको बताऊं, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबे हो या आप दिमाग से पैदल हो, मतलब दिमाग से आप मेंटल हो, ये हेल्थ नहीं हुआ। या मतलब आप में कोई बीमारी नहीं है पर आपका कोई हाथ ही नहीं है, तो ये भी हेल्थ ही नहीं हुआ। हेल्थ की हर चीज से होना है, फिजिकली भी होना है, मेंटली भी होना है, सोशली भी होना है, हर तरह से। जब आप हर पर्सपेक्टिव के अंदर आप फिट रहते हो तब आप कहते हो कि आप एक हेल्थी हो। जो पिछला क्वेश्चन 25 का था वो ऐसे ही था। तो हेल्थ क्या है? कंप्लीट एस्पेक्ट इन ऑल बीइंग, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर जो आपको मैंने नाम बोले। वाई HIV इज कॉल्ड रिट्रोवायरस, क्योंकि HIV को क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्या रिट्रोवायरस है? क्योंकि क्या होता है देखो, डीएनए से, जेनेटिक्स से पढ़ा था, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बताइए? ट्रांसक्रिप्शन। पर इसमें क्या होता है, ये आरएनए से डीएनए बना देता है, तो या इसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसी की वजह से ये तुम्हारे पास होते हैं रिट्रोवायरस की कैटेगरी आती है। रिट्रो, रिवर्स कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। हमारे अंदर डीएनए से आरएनए बन रहा है, हमारे अंदर नहीं बनता आरएनए से डीएनए, हमारे अंदर नहीं बनता है, ये वायरस के अंदर पार्ट है। तो यही इनको सबसे इंटेलिजेंट कैटेगरी में डालता है। व्हाट इज ए ट्यूमर? ट्यूमर क्या होता है? तुम ट्यूमर किसे कहते हैं? किसी को गांठ बन जाती है, गांठ बनती है क्या ना बनती है? आप गांठ का नाम सुना भी होगा। गांठ क्या होती है यहाँ पर? ट्यूमर क्या होता है? जब हमारा ग्रुप ऑफ सेल एक सिस्ट बना ले, या तुम्हारे पास एक ग्रुप बना ले, जो सेल्स होती है उसी को ट्यूमर नाम दे दिया। तो ट्यूमर क्या है आपके पास में? क्या है? सम सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड ग्रोइंग ए मास ऑफ सेल्स, मासेस ऑफ सेल्स को ही नाम कहते हैं ट्यूमर। ये दो तरह का होता है, एक नाम बिनाइन ट्यूमर, एक नाम मैलिग्नेंट ट्यूमर। कहेंगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल, तो एक ग्रुप ऑफ सेल ही तो हुआ, उसी को हम कहते हैं ट्यूमर। व्हाट इज ए डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर? डिसआर्म्ड, ये तो उसका दे दिया इन्होंने आपको, मैं यहाँ नहीं बता रहा इस चीज को, क्योंकि ये क्या आएगा, वहां आएगा बायोटेक के अंदर, वहां इसको देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज माल्ट? माल्ट का पूरा नाम पूछा है इन्होंने 21 में और 23 में। 21 और 23 के अंदर क्या पूछा है पहले तो इतना याद रखा, नीट में ही पूछा गया था कितना होता है ये, तो कंसिस्ट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, 50% या ज्यादा। पूरा नाम क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये इसका पूरा नाम है। और ये हमारे टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% होता है। यह है नीट का पीवाई को, अब तुम्हारा बोर्ड का ही है। इंटरफेरोन क्या होता है? देखो, व्हाट इज इंटरफेरोन, ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी के अंदर वायरस आ गया, समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा, और आप इतनी स्पीडली तो पढ़ा रहे हो, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब प्लीज एडजस्ट करो, इसमें भी कुछ आया ही नहीं है। सिंपली बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। हमारी बॉडी में वायरस आ गया, चलो देखें हम, हमारी बॉडी में वायरस आ गया, अब उसे एक सेल पे अटैक करा, तो जो हमारी सेल है, ये क्या करती है, इसके ऊपर वायरस ने जब अटैक कर दिया, तो ये दूसरी सेल को बचाती है अपने जो पड़ोस में सेल्स है, कि मेरे ऊपर वायरस का अटैक हो चुका है, तुम पे अटैक ना कर दे। तो उनको बचाने के लिए ये जो केमिकल निकालती है, उसी केमिकल का नाम है इंटरफेरोन। सर अगर हम पे कोई अटैक करे, हम नहीं बताएंगे दूसरे को कि हम पे अटैक कर दिया, वो कहेंगे अगर हम पे हुआ है तो दूसरा पे भी कर, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, आप ना करो या हाँ करो। तो यहाँ पे क्या है, तो इंटरफेरोन क्या होते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है जो प्रोटीन को निकालती है, उसका नाम क्या होता है? इंटरफेरोन। और ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उनको प्रिवेंट करने के लिए होती है, वही लिखा हुआ है। चलो अगला पार्ट, व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कुड अराइज एट लेटर स्टेज ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? उन बीमारियों से जो बीमारी आपस में गलत काम करने से फैलती है, लेटर फेज ऑफ लाइफ में उससे क्या होता है? एक तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा क्रोनिक पेल्विक पेन यहाँ पे हो सकता है। सिफिलिस, ये भी तुम्हारे पास में एक STD बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। कैन डैमेज योर ऑर्गन। इनफर्टिलिटी मतलब जो मदर फादर बनने में जिनको दिक्कत आती है, जो बन ही नहीं पाते, इनफर्टाइल में आ जाते हैं। नेम वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो STD होती है, इसको शॉर्ट में STD कहते हैं, आप देख लो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी है?
गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पीज, जेनेटल वोर, ट्राइकोमोनेसिस, क्लेमाइडिसिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारी की सारी एसटीडी है। उन्होंने पूछा है एसटीडी वाली बीमारी, और एसटीडी वाला टॉपिक हमारा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। यहाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज एमटीपी पढ़ चुके हैं भाई हम 2123 में, ये तो हो ही चुका है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, गिव साइंटिफिक नेम ऑफ द मलेरियल पैरासाइट दैट कॉल्ड मलाइग्नेंट मलेरिया। मलाइग्नेंट मलेरिया करने वाला, आपको बता दूं पहले, सुनो ध्यान से। मलेरिया जो करते हैं आगे बता दूंगा, ये मलेरिया करने वाला होता है प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम के अंदर क्या है, एक हमारे पास होता है पी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होता है पी मलेई, और एक होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा, इसमें डेथ भी हो जाती है। अगर किसी को मलेरिया हुआ है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, इससे मौत भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम कोजिस मैलाइग्नेंट मलेरिया। इसमें क्या होता है, सिम्टम के अंदर बुखार रहता है, बहुत ज्यादा हाई फीवर 3 से 4 दिन तक, और इसमें क्या है, कपकपी आती है और स्वेटिंग। तो चिल्स, चिल का मतलब कपकपी होता है, तो 3 से 4 दिन तक, क्योंकि मलेरिया में आप देखते हो बुखार टूटता ही नहीं है, बुखार लगातार बना रहता है, हाई फीवर। अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए, दवाई वगैरह नहीं लेते हो, तो बहुत सीरियस हो जाता है ये। चलें आगे। व्हाट इज कोलेस्ट्रम, राइट इज एडवांटेज, भाई बता चुका हूं यार। कोलेस्ट्रम क्या है, येलोइश फ्लूइड होता है, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। कोलेस्ट्रम में क्या है, जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी अबेंडेंट है, वो क्या नाम होता है, आईजी। फिर 15 में क्या है, व्हाट इज हीमोजोइन, बता दो मैं आपको, सुनो। मलेरिया के अंदर, मलेरिया के अंदर हमारी आरबीसी रैप्चर करती है, आरबीसी फटती है, और जब आरबीसी रैप्चर करती है केमिकल निकलता है हीमोजोइन। क्या नाम होता है, हीमोजोइन। ये बात ध्यान से सुनो, मलेरिया के अंदर जो हमको या आपको या किसी को भी हाई फीवर आता है, जो तेज बुखार आता है, वो आता है एक्चुअली केमिकल निकलता है हीमोजोइन। और ये कब निकलता है, जब आरबीसी बर्स्ट करती है, आरबीसी रैप्चर करती है, फटती है वो, तो इससे निकलता है हीमोजोइन, और यही जिम्मेदार है इस हाई फीवर की। तो व्हाट इज हीमोजोइन, आप इसको देख लें, यहाँ पर क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी रैप्चर कर रही है, आरबीसी में तो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोजोइन और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, चिल एंड हाई फीवर, हाई फीवर की जिम्मेदार है। अब पूछा है अलग अलग स्पीसीज को बताएं जो मलेरिया करती है। 14 में था पीवाई की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो ये आपके यहाँ प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है जो मलेरिया करती है। सबसे खतरनाक मैंने आपको कौन सा बताया है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अगला, नेम फोर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब देखो इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है, व्हाट इज यहाँ पे क्या है, और अब आएगा, अभी शुरुआत हुई है इसकी। पहले तो नाम सुन लो इम्यूनिटी, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज इम्यूनिटी। वो हमारी बॉडी की क्षमता, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। बीमारी जो करते हैं हमारे अंदर, उनके जो खिलाफ लड़ते हैं, उनके जो खिलाफ हमारा सिस्टम काम करता है, उसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। कहते हो ना कि इसकी कितनी इम्यूनिटी है, ये कितना मतलब क्या होता है, बीमारी को सह सकता है। और आपको बता दूं मैं, जो बच्चे गांव में होते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल हाई होता है एज कंपेयर टू शहरी बाबू, आप ये मान लो। क्योंकि क्या होता है ना, तो वो कभी नीचे खेलते हैं, जैसे रेत में, गांव के अंदर क्या है, कोई बच्चा यहाँ पे कीचड़ में खेल रहा है, कोई बच्चा कहीं पर है, कोई कहीं पर है, सर्दियों में पता नहीं कुछ पहन रखा नहीं पहन रखा, गर्मियों के अंदर कुछ अता पता नहीं। तो उनकी बॉडी इतनी हो जाती है कि नॉर्मली क्या है कि छोटी मोटी बीमारी उनको पता भी नहीं लगती। शहर में क्या है, वहां पे क्या है, उनके पेरेंट्स उनको नीचे ही नहीं जाने देते अच्छे से। तो इस शहर में रहने का नुकसान है, क्योंकि जो हमारा बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है, जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। तो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, जो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी का मतलब वो सिस्टम हमारा जो हमें बीमारियों से बचाता है, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और इसी को बोल हाँ, यहाँ पे किस प्रोसेस को बोला जाता है, इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम हमें बचाता है। आपको ये पता चला कि इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है
जो हमको सारी बीमारियों से बचाता है। तो बताइए, बीमारी से बचाने वाला जो सिस्टम होता है कौन सा होता है? सर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल उसके अंदर नहीं होता, घोंचुओ कभी कुछ और बना लो, वो है इम्यून सिस्टम, ये बचाता है। और यही है इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक को हम कहते हैं टू टाइप, एक को हम कहते हैं एक इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? वो इम्यूनिटी जो हमारे साथ जन्म से आती है। और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नाम ही कह रहा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में जिंदगी के दौरान उसको एक्वायर किया है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कब आएगी? आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद, ये वाली। और ये कब रहेगी तुम्हारे पास में? एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो टाइम ऑफ बर्थ में जो हमारे साथ जन्म से आती है उसको क्या कहते हैं बताओ सारे बच्चे? इन्नेट इम्यूनिटी। जो जन्म के बाद आती है, जिंदगी में आती है, क्या बोलते हो? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब हम देखें सर इन्नेट में क्या है, इसमें 4 बैरियर आते हैं इन्नेट के अंदर। अगर आपको मैं बताऊं, पहला जो आता है उसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में सर हमें बता पाओगे कौन कौन सा है? देखो छोटा मोटा आपको वैसे बता देता हूँ समझाने के लिए। स्किन है। अब देखो पूरे शरीर पे हमारे स्किन है क्या? ना है। अगर ये स्किन नहीं होती बॉडी के ऊपर, आप खुद अंदाजा लगा लो, फिर तो हमारी पूरी बॉडी ओपन ही थी। कोई बैक्टीरिया आया तुरंत अंदर चला गया, कुछ भी आया, तो स्किन हमारी प्रोटेक्शन में कर रही है कि ना कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इसके अलावा अंदर भी म्यूकस होता है, कोटिंग, म्यूकस की कोटिंग होती है। आपको बता दूं हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो स्टोमक होता है पेट के अंदर, अगर म्यूकस की लेयर ना रहे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो पेट को पचा देगा। तो स्किन हो गया। इसके अलावा क्या है? म्यूकस कोटिंग। म्यूकस की जो कोटिंग है ये पाई जाती है, कहाँ होती है? आप खुद म्यूकस कोटिंग लिख रहा हूँ, ऑन रेस्पिरेटरी, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके ऊपर। तो स्किन का और म्यूकस कोटिंग किस में आती है बताओ सारे बच्चे? ये आती है हमारे पास फिजिकल बैरियर में। दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो चलो, अगर इस यहां से अटैक नहीं कर पा रहा, अब दूसरा बैरियर क्या है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में कौन है? अब देखो सलाइवा इन द माउथ, हमारे मुंह के अंदर लार होता है जो सलाइवा है, ये भी तो आपको बीमारियों से बचाता है। सर कैसे बचाता है? आपको बताऊं मैं। आप अगर बुजुर्गों के पास जाओगे, वो कहेंगे कि हमको दाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पता है क्या कहते हो? सुबह सुबह उठते ही आप नॉर्मली जो इसको, क्योंकि गाँव के अंदर मेवाती में आप थूक बोलते हो, तो जो ये सलाइवा है आप इसको लगा लें, इससे तुम्हारा जो रिंग बोर में जो तुम्हारा दाद है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर भी तुम्हारे पास में क्या है? क्योंकि सलाइवा अगर ना हो तो आपको पता है खाना पचेगा नहीं हमारा, क्योंकि हमारा खाने का शुरुआत ही पचने की इस सलाइवा के थ्रू होती है, माउथ से शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट, सलाइवरी, अमाइलेज वगैरह। खुद अंदाजा लगाएं, हमारी बॉडी के अंदर हमको बनाने वाला, आप इसे अंदाजा लगा लो वो कितना ताकतवर होगा, जिसने क्या है हमारे हर पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ नया सिस्टम फिट किया है। ये इंसानों ने नहीं करा, इंसान सिर्फ इस चीज को पढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने खोजा है सिर्फ उन्होंने खोजा है, बनाया नहीं है। बनाने वाला और खोजने वाले में फर्क होता है। तो देखें फिजियोलॉजिकल में कौन आ गया? सलाइवा इन द माउथ। दूसरा क्या आता है सर? एसिड इन द स्टोमक, जो नाम अभी मैंने लिया आपको। हमारा स्टोमक में एसिड है, अगर चलो कोई बैक्टीरिया मुंह से चला भी गया तो पेट में खत्म। तीसरा यहाँ पे क्या है? टीयर्स, जो हमारी आंखों के अंदर टीयर्स होता है, टीयर्स इन आई, आंखों के अंदर, ये उसको मार देगा। आंखें जो होती हैं, आप रोते हो तो आंसू निकलते हैं, कहेंगे सर कुछ तो वैसे ही आंसू रखे रहते हैं, थोड़ा सा कुछ कहो रोने बैठ जाते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है। पर आंखों में टीयर्स होते कि ना होते हैं, तो टीयर्स इन द आई, ये दूसरा फिजियोलॉजिकल। तीसरा जो आता है इसके अंदर, ये इसी का चल रहा है अभी, इसी का पार्ट है। एक हो गया, दो, तीसरे का नाम वो होता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में कौन आता है? हमारे ब्लड के अंदर होती है WBC, जिनको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे अंदर क्या होती है, हमको बीमारियों से बचाती है। तो WBC इसके अंदर आ गया। फोर्थ है हमारे पास साइटोकाइनिन बैरियर, जो अभी हमने पढ़ा था। तो साइटोकाइनिन बैरियर कौन होते हैं? ऐसे तुम्हारे बैरियर, इसमें कौन आता है? इंटरफेरॉन। अभी मैंने आपको कहा था ना, जब वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है, किसी सेल पे अटैक कर दिया, तो दूसरी सेल को बचाने के लिए क्या है, एक केमिकल को रिलीज करती है, और उस केमिकल का नाम क्या होता है? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन वो केमिकल है या वो प्रोटीन है
जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल हो चुकी है उसने निकाला है, और निकाला क्यों है? टू प्रिवेंट द अदर सेल फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। तो बचाने के लिए काम यहाँ पे क्या है? तो ये 4 आते हैं। WBC तुम्हारे पास इसकी पार्ट है सेलुलर की, साइटोकाइनेम में ये आता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये जिंदगी के बाद में आती है, जैसे कि क्या है, हम वैक्सीन लगवाते हैं, तो वैक्सीन पहले लगती है बाद में लगती है, बाद में लगवाई जा रही है, तो जो इससे इम्यूनिटी आ रही है वो एक्वायर्ड में आएगी, इन्नेट में कभी नहीं आ सकती, याद रखना। तो इन्नेट वो है, दोनों में फर्क याद रखना, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की वो क्षमता जिससे हमको बीमारी से बचाती है, वो इम्यूनिटी होती है। 2 तरह की है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट कब से आती है? जन्म से आती है। एक्वायर्ड जन्म होने के बाद आती है। इन्नेट में कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, जैसे कि क्या है, पहला का नाम क्या है? फिजिकल, दूसरे का फिजियोलॉजिकल, तीसरे का क्या है? सेलुलर, और फोर्थ का नाम साइटोकाइन। ठीक है, यहाँ तक ये कर समझ में आ गया होगा सभी। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, और प्लीज अगर आप कर रहे हो इन सब चीजों को नोट करें, ऐसा नहीं कि आप वैसे देखते रहो इन सबको। चलो अगले उसके ऊपर, ये रहा व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। देखो 2014 में कब कब पूछा है तुम्हारे पास? एक 14 में पूछा है, एक 19 में, एक 25 में। ऐसी बीमारियां, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसी बीमारियां जो हमारा अपने आप हमारी बॉडी में हो जाए, हमारे खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से। हमारा इम्यून सिस्टम का काम है हमें बीमारियों से बचाना। जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही कंफ्यूज हो जाए, अपने को और दूसरे को पहचानने में गलती कर ले, जब अपने को ही पराया मान लिया, तो उन बीमारियों का नाम क्या रहेगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब वो रीजन क्या है? चाहे जेनेटिक हो चाहे कुछ और हो, रीजन कुछ भी हो सकता है। उसे बीमारी का नाम क्या है? रिमोटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा मैंने एक नाम लिया था विटिलागो, जिसके अंदर बॉडी पर सफेद दाग दाग से बन जाते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला है मेरे पास में जो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है जो क्या है, नेम द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब देखो क्या है, ये 14 में आया और 23 में आया है। क्या होते हैं देखो, स्प्लीन हो गया, स्प्लीन का नाम लिया था, लिम्फ नोड, पियर पेचिस, टॉन्सिल्स, माल्ट, ये सारे के सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इनका काम क्या होता है? ये डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखो लिम्फोइड ऑर्गन 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जहां पे उनका प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी जहां पे उनका मेचुरेशन होगा। प्राइमरी में कौन आता है? बोन मैरो, थाइमस। सेकेंडरी में नाम आपको बता दिए, स्प्लीन हो गया, पेर पेचिस हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, माल्ट हो गए, ये सारे सेकेंडरी है। और इनका काम क्या होता है? जो लिम्फोसाइट है उनका प्रोडक्शन करने में, उनका मेचुरेशन करने में। लिम्फोसाइट क्या है? नाम आपने सुना होगा, एक होता है बी सेल, बिल्कुल होते है कि ना होती है, और एक होती है टी सेल, ये लिम्फोसाइट ही है। देख ले प्लीज, कर लेना इनको। अगला है बिनाइन ट्यूमर और मलाइग्मेंट ट्यूमर में डिफरेंस। ट्यूमर क्या होता है? जो गेंठ बनती है, जो सिस्ट बनता है, जो ट्यूमर होता है 2 तरह का होता है। एक ऐसा ट्यूमर, एक ऐसा ट्यूमर जो अपनी जगह पे रहे, वहां से कहीं और ना जाए, वो इतना डेंजरस नहीं होता, उस ट्यूमर का नाम होता है बिनाइन ट्यूमर। और जो ट्यूमर हमारे एक पार्ट में, एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे ट्यूमर बना, इमेजिन कर लो यहाँ ट्यूमर बना, वो ट्यूमर यहाँ से फिर और बॉडी पार्ट में फैल जाए, जब और बॉडी पार्ट में फैलेगा तो सबको सीधी सी बात है वो तुम्हारे लिए कितना खतरनाक होगा, और वही एक्चुअली कैंसर का रूप लेता है। ये कैंसर में आता है बिनाइन ट्यूमर, मैलाइग्मेंट ट्यूमर। यहाँ पर देखो ये अपनी जगह पर रहता है, जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है, अदर पार्ट में नहीं फैलता। ये क्या होता है देखो ध्यान से, ये अपने साइड के जो सराउंडिंग सेल है उनको भी खराब कर देता है, ये वहां से निकल कर और बॉडी के पार्ट में चला जाता है, और वहां पर क्या करता है? नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देता है। तो मैलाइग्मेंट ट्यूमर ये है। अगला, निकिता अलोंग हर नानी। अब कोई लड़की है, उसका नाम यहाँ पे दे रखा है, वो अपने नानी के साथ जाती है एक गार्डन के अंदर, और वहां क्या करती है? वो एक फ्लोर को सूंघती है। क्या करते हैं? कोई गुलाब का फूल लेता है, कोई फूल लेते हैं, तो सूंघ कर तो देखते हैं हम, सूंघते हैं ना सूंघते हैं? सूंघते हैं यहाँ पर। अब उससे क्या हुआ? उसको जो दिक्कत होने लगी, क्या होने लगी? उसको छींक आने लगी बार बार, और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसकी क्या है? रनिंग नोज। तो बताओ इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन है एलर्जी। एलर्जी के अंदर क्या है? रनिंग नोज होता है। एलर्जी किसी को भी किसी से भी हो सकती है, जैसे कि क्या है, किसी को तो क्या है नॉर्मली क्या है, गेहूं से भी होती है एलर्जी, धूप से होती है। इसके अलावा और भी सोर्स होते हैं एलर्जी के, तो जो एलर्जी करते हैं उसका बोलते हैं एलर्जन। एलर्जी के अंदर क्या है?
रनिंग नोज, बार बार छींक का आना, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं। और एलर्जी में जो एंटीबॉडी होती है उसका नाम होता है आईजीई। आईजीई यहाँ पर, तो यहाँ पे 25 में पूछा था, प्लीज याद रखना, बता दिया यहाँ पर। अगला देखें, राइट अबाउट ओपोइड ड्रग्स, कैनोबिनोइड ड्रग। अब देखो ये कब है, 15 में, 18 में, 21 में, ये 15, 18, 19, 16। अब देखो चलो आपको ये बता देता हूँ। एक ड्रग का नाम है ओपोइड, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। दूसरे का नाम है कैनोबिनोइड, कैनोबिनोइड्स, ध्यान से सुनना। और तीसरे का नाम है कोकीन। ठीक है, ओपोइड ड्रग क्या होते हैं, इनके हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर्स का नाम होता है ओपोइड रिसेप्टर। क्या नाम होता है बताइए, ओपोइड रिसेप्टर। जो ओपोइड रिसेप्टर होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं, ये होते हैं सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब कहेंगे सर इसके अलावा क्या है हमारे पास में, क्या है, ध्यान से सुनना। ओपोइड जो होते हैं, ओपोइड ड्रग, इनके रिसेप्टर ओपोइड रिसेप्टर बोलते हैं सीएनएस के अंदर। इसके अलावा जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा हीरोइन का, सर बिल्कुल सुना है। हीरोइन को कॉमनली कहते हैं हम हीरोइन, कॉमनली कोल्ड स्मैक। सर ये भी बिल्कुल होता है, स्मैक का नाम क्या होता है, स्मैक या तुम्हारे पास हीरोइन। स्मैक जो होता है ये होती है एक डाई एसिटाइल मोर्फिन, एक मोर्फिन नाम की दवाई आती थी। अब यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, देखो डाई एसिटाइल नाम मोर्फिन, ये इसका केमिकली नाम है, ये केमिकल नेम है, केमिकली डाई एसिटाइल मोर्फिन। ये क्या करता है, इसके अंदर जो इसको लेते हैं डाई एसिटाइल मोर्फिन को, अब ये स्मैक है जिसका नाम यहाँ पे क्या है, हीरोइन बोला मैंने आपको। अब ये क्या है, इनके अंदर क्या है, कहाँ से निकालते हैं इनको हम, क्या है, तो लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। प्लांट का नाम दिख रहा हूं यहाँ पर, लेटेक्स ऑफ, अबटेंड, अबटेंड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। उसका पूरा नाम है पेपावर सोमनिफेरम। पूरा नाम सुन लो, पेपावर सोमनिफेरम, ये नाम है। ये क्या करता है यहाँ पे, क्या इनके अंदर, इनको लेने के बाद में ये होते हैं सप्रेसेंट, हमारी बॉडी का फंक्शन को स्लो डाउन कर लेते हैं। क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन, मेरी बात सुनो ध्यान से, ऊपर लिख देता हूं, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उनको ये स्लो डाउन कर लेते हैं ये। इसलिए आपने देखा होगा जो आजकल, क्योंकि मेवात में सबसे ज्यादा नशा करने वाले हैं और वो हीरोइन स्मैक, इसी को सबसे ज्यादा ले रहे हैं। वो लेते भी कैसे हैं सुन लो, स्नोटिंग करते हैं, इसको सूंघते हैं, वो स्नोटिंग से ली जाती है जनरली। अब आप इसको देख लें, अब ये नाम आता है स्नोटिंग का, तो ये नाम आ गया, लो ये है स्नोटिंग। जैसे कि पाउडर फॉर्म में होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसको रखा और फिर इसको नाक से लेते हैं। इसके अलावा क्या है, अब और भी आते हैं। अब देखो कैनोबिनोइड क्या है भाई, इनके भी रिसेप्टर होते हैं, इनके रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, कैनोबिनोइड रिसेप्टर कहते हैं इनको, ब्रेन के अंदर। सर इसमें कौन आता है कैनोबिनोइड के अंदर, यहां पर क्या है, इसके अंदर आप जो नाम सुनते हो, एक का नाम मेरी ज्वाना, इसके अलावा हसीस, चरस, नाम सुना होगा, गांजा, ये सब इसी के अंदर। कहेंगे सर आपको ये नाम कैसे पता, हमें डाउट हो रहा है। भाई किताब में नाम दे रखे हैं, तो मेरी ज्वाना, हसीस, चरस, गांजा, ये सब इसके पार्ट हैं। अब देखते हो ये जो गांजा वगैरह पीते हैं ये कैसे करते हैं, ये जो बीड़ी सिगरेट होती है उनके अंदर उसको निकाल कर उसको डाल लेते हैं, तो इसको इनहेलेशन से लिया जा रहा है, बाई इनहेलेशन। और ये क्या करते हैं आपको बताऊं मैं, ये अफेक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये नीट का क्वेश्चन आया था, मैच करवाया था, ये स्लो डाउन कौन कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी पर कौन कर रहा है, ये सब पूछा था उन्होंने। अब तुम्हारे में डायरेक्टली पूरा पैराग्राफ लिखवा लिया, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी।
मैं पूरा नहीं बता पा रहा, बट आपको बस समझा रहा हूँ, एक चीज के अंदर आता है। ये हो गया तुम्हारे पास। कुकीन के अंदर क्या है, इसमें एक हम नाम कहते हैं, कॉमनली एक नाम आता है। इसको कहाँ से निकालते हैं? कैनाबिस सटाइवा, प्लांट का नाम, नाम वैसे लिख रहा हूँ, कैनाबिस सटाइवा। और ये जो कुकीन है ये होता है स्टूमुलेंट। हमारा क्वेश्चन था शुरुआत में ही एमसीक्यू में, स्टूमुलेंट कौन है, तो कुकीन नाम लिखा था मैंने। कॉमनली इसमें क्या है, एक नाम होता है कॉमनली कोल्ड, कोक और क्रैक, या तो कोक कहते हैं या क्रैक कहते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर स्टूमुलेंट्स प्रोवाइड यूफोरिया। इससे होता है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या है? कभी तुमने देखा है कि कुछ नशेली जो आदमी जो नशा कर लेते हैं, ये कहता है यार देख, कोई आप जो बेवड़ा होते हैं, मतलब जो अद्धा पवा पीते हैं, इन्हीं को आप देख लेना, ये क्या करते हैं, इतना पीने के बाद में वो कुछ पता नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कहते हैं मोदी भी नॉर्मली क्या है, मतलब वो भी मेरे अंडर में, पता ना पूरी मेवात का मैं मालिक हूँ, वो पता ना उनके पास सब कुछ होता है, हवाई जहाज मेरे चल रही है भी कह देंगे। तो जो उनको ये फील होता है, बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी, वो एक्चुअली इनकी वजह से इस पार्ट में है। मैं आपको समझाना चाह रहा था बस ये कि ऐसे कुछ बोलते हैं। तो जब एक्सेस एनर्जी आती है, एक्सेस वाली, तो उनके अंदर ये यूफोरिया, और इसी को हम जब, अगर तुम गाना सुनते हो, गाना सुनते टाइम पे आप खुद देख लो कि आपको कैसा फील होता है, हमें लगता है कि हम ही हमें, और कोई तो है ही नहीं। हेलोसिनोजन एक नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सुन लो। तो चलो ये इनके अंदर आते हैं। इसके अलावा क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले, आपने धतूरा का नाम सुना होगा, वो भी इस कैटेगरी में आता है। मोर्फिन जो नाम है आपको बताऊं मैं, मोर्फिन एक्चुअली पेन किलर है, पेन किलर के समान इस्तेमाल होता था। और ये कब, पहले के टाइम पे जब सर्जरी होती थी, तो जो पेन होता था बहुत ज्यादा, तो उसके लिए इस्तेमाल करते थे, पेन किलर के जैसा। इतना आगे समझ में, ये कर लेना प्लीज, थोड़ा सा आगे चलते हैं आगे हम। अब देखो इन्हीं का था वो सारा पार्ट, पढ़ लेना प्लीज। कैनोबिनोइड ड्रग के बारे में ये बता दिया आपको। देखो इनके रिसेप्टर्स होते हैं कैनोबिनोइड करके ब्रेन के अंदर, ये कैनाबिस सटाइवा से निकल जाते हैं। मेरी ज्वाना हंसी चरस गाना सब बता दिया आपको। ये टॉप लीव्स इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से लेते हैं, इनको इनहेल भी करते हैं, और ओरल इंजेक्शन भी, खाया भी जाता है। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं। ऊपर और तुम्हारा बता दिया मैंने। चलो अगला। अब क्या है, तंबाकू का खाने का क्या रीजन है? देखो भाई, तंबाकू खाने से क्या क्या होता है, बीपी बढ़ता है, जिससे कि हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। इसके अलावा क्या है, कैंसर लंग का और ब्लडर का और थ्रोट का ये बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हार्ट की डिजीज बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अगर आप तंबाकू चबाओगे तो क्या होगा, हाई रिस्क ऑफ कैंसर होगा, ओरल कैविटी मुंह के अंदर। इससे क्या है, हमारे ब्लड के अंदर सीओ कंटेंट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर। ये इसका है। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी, अरे बच्चे से पूछा है तो कैसे छोड़ देंगे। एलर्जी क्या है, सुनो, जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर दे, यहां लिखा नाम एस एग्रीगेटेड, इसका मतलब जानते हो, ओवर रिएक्ट। सर हम भी तो कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बिल्कुल। हमारा जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाए किसी भी पार्टिकल के लिए, तो उसे हम कहते हैं एलर्जी। जो एंटीबॉडी निकलेगी उसका नाम है आईजीई, और निकालेगी कौन, मस्ट सेल। क्या सिम्टम होते हैं, रनिंग नोज, इसके अलावा क्या है, स्नीजिंग, इसके अलावा नॉर्मली क्या है, अगले पार्ट यहाँ और दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, स्नीजिंग हो गया, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। 15 में, एचआईवी फैलने के रीजन क्या है, कैसे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलेगा, फिर आप किसी का ब्लड ले रहे हो। अब जो देखो, जो ये नशा कर रहे हैं आजकल, ये इंजेक्शन से भी नशा करते हैं। अब किसी को एग्जाम्पल तौर पे मान लो, कोई भी एसटीडी है, कोई भी सेक्सुअली डिजीज बीमारी है, एड से किसी को मान लो, आपने, उसने भी उसी इंजेक्शन से लगाया और तुमने भी उससे लगाया। अब जब उसने पहले लगा लिया, तुम लगा रहे हो, तुम्हारे अंदर वो बीमारी फैल जाएगी। हाँ ये ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ये बीमारी फैलने के वो है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगला, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, ये बोला था। थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, कभी कभी अगर मदर को है तो उसके फीटस से भी फैल सकती है, मतलब उसके प्लेसेंटा से। अगला क्या है, राइट अबाउट कुकीन, बता दिया मैंने आपको, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है इसका।
एरिथ्रोजाइलम को कैसे तो ऑब्टेन करते हैं। अब क्या है देखो, टाइफाइड के बारे में पूछा है, ठीक है, और कुछ फिर किसका है 15 में 17 में, सुनो। टाइफाइड करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड में लगातार तेज बुखार बना रहता है। सर करता कौन है? सैल्मोनेला टाइफी। ये कहाँ से जाता है? ये हमारे खाने पीने से फैलता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अटैक करता है, छोटी आंत के अंदर जाके, और वहां जाके टिश्यू को डिग्रेड करेगा, फिर वहां से ब्लड निकलता है, फिर इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। यहाँ पर सिम्टम में देख लो आप, यहाँ पर क्या है, एक कॉन्स्टिपेशन, हाई फीवर, कमजोरी आती है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द रहेगा, भूख कम लगेगी, ये सब है। फैलता किससे? तुम्हारे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अजान हो रही है, देखें, अजान हुई थी इसलिए बीच में रोका था। देखें आगे, ये टाइफाइड को करने वाला बता दिया। सिम्टम में क्या आता है, दोबारा बोल रहा हूँ, लगातार हाई फीवर बना रहेगा, फिर कब्ज बनी रहेगी, कमजोरी आएगी, सिर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। भूख कम लगना यही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैल किससे रहा है? क्योंकि देखो ये फैलता है फूड एंड वाटर से। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को टाइफाइड हो चुका है, अब वो कहीं पे नॉर्मली क्या है, अब ये जो हाउस फ्लाई है, जो मक्खी होती है, यहाँ बैठ गई फिर वहां बैठ गई, ये एक्चुअली ये ट्रांसफर करती है इनको, तो हाउस फ्लाई इन सब में करती है। पैथोजन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से जा रहा है। अब देखो अगली बीमारी का नाम है अमीबियासिस। अभी इसके बारे में हम देखा था हमने। अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, और अभी आपको मैंने बताया था इसके बारे में, अमीबिक डिसेंट्री। स्पेलिंग यहाँ ही नहीं आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, कर लेना है। अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है इसके अंदर? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो स्टूल है इसके अंदर क्या होगा, जो एक्सक्रीटा होता है, जो स्टूल जब फ्रेश होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड के क्लोट देखने को मिलते हैं। अब उससे आप मान लो फिर बॉडी में क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्प का मतलब मरोड़ सी आएगी, पेट में दर्द रहेगा, एब्डोमिनल पेन तो हो ही गया, और जो निकल रहा है यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने बताया ये करता कौन है? करने वाला एंटामीबा हिस्टोराइटिका। नाम ही खुद कह रहा है, हिस्टो का मतलब टिश्यू को डिग्रेड करेगा। जब ये टिश्यू को खाएगा, उसका लिसिस करेगा यहाँ पर, तो आप खुद मान ले ब्लड तो निकलना ही है। तो यहाँ पर सिम्टम में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, देख लो। स्टूल के अंदर एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट निकलते हैं। फैलता कैसे है? अब मान लो, अब जैसे कि किसी को ऐंठे नहीं लगते हैं, किसी को ऐंठे लगते हैं, तो ऐंठे यहाँ पे लग रहे हैं, तो क्या होगा, अब ये किसी जंगल में गया, वहां पे जो इसका एक्सक्रीटा है, अब उससे क्या होगा, नॉर्मली क्या है, कोई मक्खी बैठी कुछ हुआ तो वो कहीं और जाएगा, फिर उससे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जो इसके एग्स वगैरह होते हैं वो उनसे ट्रांसफर हो लेता है आगे चल के। तो प्लीज आप देख लें। देखो बीमारी में आपको पहले बता रहा हूँ, बीमारी अगर आएगा तो 3 नंबर में क्वेश्चन, बीमारी करने वाला कौन, बीमारी के लक्षण क्या है, बीमारी का फैलना कैसा है, ट्रांसमिशन कैसा है, हर एक को याद रखना। हर बीमारी आपको बता दूं मैं, टाइफाइड हो सकती है, अमीबियासिस हो सकती है, अमीबिक डिसेंट्री, एलिफेंटियासिस, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये सब बीमारी आपको पूछी जा सकती है। अब देखो जो हमारे पास में है अगला अगला क्वेश्चन क्या है, विच पैथोजन कॉज निमोनिया। निमोनिया कौन करता है? करने वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इसका ट्रांसमिशन क्या है ये पता ना, पूरा नाम कट रहा है, देख लेना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कैसे फैलेगा? देखो आपको निमोनिया हो रहा है, निमोनिया क्या होगा, आपके पास ये पेन है, ये मान लो पेन है यहाँ पे, मुझे हुआ, अब ये किसी और ने लिया, अब क्या करते हैं, अब पेन रहे हैं, कभी इसको मुंह में टच कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब जब आप खुद मानो, अब जब कभी छींक आ रही होती है, मुझे निमोनिया है, इसके ऊपर कुछ फ्लूइड लग गया होगा, किसी ने मुंह में ले लिया, पता थोड़ी चल रहा है, अब उसे जब मुंह में टच कर रहे हो तो उससे आपकी बॉडी में चला गया, बुक्स पे लग जाता है, या आपके पेन पे लग गया, नोटबुक पे हो गया, वट एवर इट माइट बी, या जो हम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उससे फैल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, और यही ऐसे ही हमारा जुकाम फैलता है जो कॉमन कोल्ड है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिम्टम में क्या है, फैल किससे रहा है, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट और एरोसोल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, शेयरिंग ग्लासेस या यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम, बुखार आएगा, कपकपी होगी, और यहाँ पे खांसी होगी, हेडेक होगा। फीवर केस में क्या है, हमारे जो फिंगर्स के टिप्स हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं नेचर में। इसके क्या है, आप मतलब कैसे बचा सकते हो भाई, आप उससे थोड़ा कॉन्टेक्ट को अवॉइड करें। दूसरा, जो आप पेन इस्तेमाल कर रहे हो या किसी का बुक ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो,
जो आप ग्लास वगैरह कर रहे हो उनको यूज ना करें अगर किसी को बीमारी हो चुकी है। तो ये है। अब है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये आपका पीवाईक्यू था। प्लाज्मोडियम के अंदर मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूँ। इसके अंदर इसका डायग्राम से समझाता हूँ। मलेरिया किससे होता है बताओ सारे बच्चे? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कैसा होता है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रोटोजोआ। हाँ या ना? अब मैं क्या कह रहा हूं, जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम है यहाँ पे क्या है, ये प्रोटोजोआ है। कैसे होगा? मच्छर काटेगा, और मच्छर का नाम क्या है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये मच्छर है, देखो ये बीमारी कर नहीं रहा, ये बीमारी नहीं कर रहा, बीमारी सिर्फ इससे फैल रही है, ये एक वेक्टर है ओनली। इसने पहली बार आपको काटा, व्हेन द मॉस्किटो बाइट, तो ये जो आपकी बॉडी में जो डाल के जाएगा उस स्टेज का नाम है स्पोरोजोइड। तो स्पोरोजोइड को डाल के जाता है ये। और आपको बता दूं, जो स्पोरोजोइड है यही होती है स्पोरोजोइड इन्फेक्शियस फॉर्म, यही होती है जिससे बीमारी होती है एक्चुअली, जो फैलती है। ये है वो बीमार करने वाली। वो वहां से चल के जाएगा लीवर के अंदर। लीवर में क्या करेगा? ये अपना नंबर बढ़ाएगा, और यहाँ पर क्या है, अपना नंबर बढ़ाने के बाद में यहाँ से सेल रेप्चर करेगी और ब्लड के अंदर चली जाएगी। देख लो, लीवर में आके उसने क्या करा? अपना नंबर बढ़ाया असेक्सुअली। आपको एक और चीज बता दूं मैं, इसके अंदर क्या है, दो फेस है, ये ह्यूमन का है और ये मॉस्किटो का है। मॉस्किटो के अंदर इसका पूरा होता है सेक्सुअल फेस, और हमारे अंदर पूरा होता है इसका एसेक्सुअल फेस। मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइड को डाल दिया, वो कहाँ गया? लीवर में। लीवर से कहाँ जा रहा? ब्लड के अंदर। अब ब्लड में क्या होगा? ये एसेक्सुअली क्या है, यहाँ पर क्या है, अपने अंदर यहाँ गेमेटोसाइट बनेंगी, और जो गेमेटोसाइट है ये दोनों की दोनों, मच्छर दोबारा आएगा आपको फिर काटेगा। देखो, मच्छर एक बार काट के गया, डाल के गया, फिर वही मच्छर दोबारा आया। सर मच्छर आया, मैंने वही मार दिया, मार दिया तो बात ही खत्म, मार दिया यहाँ पर उसको पूरा करने के लिए आप खुद देखे ध्यान से, क्या है आपको वो तो कर चुका है मलेरिया, तो यहाँ पर क्या है, पर उसने अगर लिया है तो मेल गेमेटोसाइट और फीमेल, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ेंगी मच्छर के अंदर। ये मच्छर के अंदर जुड़ेंगी। मच्छर आता है खून पीने के लिए, भाई फीमेल है, सीधा सा काम है, आप खुद मान लो खून तो पिएगी ही। और मच्छर जो खून वो पी रहा है एक्चुअली क्या है, जो खून पीने आ रही है वो इसलिए आ रही है ताकि उसके अंदर उसकी सेक्सुअल फेज कंप्लीट हो जाए। अब आप खुद ये मान के चलो, पता ना कैसे सिस्टम चल रहा है। वो उसको वैसे काटा, फिर दोबारा भी आ रहा है, और कई बार होता है कि मच्छर हमें काटना है, उसको मार दिया, वो मर जाता है वहीं। देखें आगे, ये लिया यहाँ पर क्या है, इनका फिर होगा फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद अगला पार्ट है, तो कोई ये पूछे कि जो मलेरिया का है, मेरा कहने का मतलब ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सुना ध्यान से, एक बार क्या बताता हूँ। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम किस में आता है? प्रोटोजोआ में। और इसकी जो स्टेज है उसका नाम क्या होता है? स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड क्या है? ये हमारे पास लीवर में जाएगी, लीवर में नंबर बढ़ाने के बाद ब्लड के अंदर चली जाएगी, फिर वहां पर क्या, जो आरबीसी है ब्लड के अंदर, वो जब आरबीसी रेप्चर करेगी तो वहां एक केमिकल निकलता है, और उस केमिकल का नाम क्या होता है? हीमोजोइन। देखो ये रहा, यहाँ बताऊँ आपको, ये जो देखो यहाँ पे दे रखा है फीमेल एनोफिलस, ये स्पोरोजोइड का नाम, ये प्लाज्मोडियम का नाम। उन्होंने क्या है, आरबीसी जब रेप्चर करती है तो इससे निकलता है केमिकल टॉक्सिन सब्सटेंस, उसका नाम हीमोजोइन, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है चिल और हाई फीवर के लिए, जो 3 से 4 दिनों तक बना रहता है। जब ये मच्छर काटती है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो यहाँ पर जो पैरासाइट है वो एंटर हो जाते हैं दोबारा से मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, उसके बाद आगे का डेवलपमेंट होता है। अब वो कहाँ जाएंगे फिर डेवलपमेंट होने के बाद में? सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, क्योंकि जब मच्छर काट रहा है तो मच्छर के जो सैलिवरी ग्लैंड है उनसे उसको इंजेक्ट कर देता है। तो स्पोरोजोइड कहाँ होता है? मच्छर की सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। तो ये यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास, याद रखना। ये इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरिया के पैरासाइट को 2 होस्ट की जरूरत है, एक ह्यूमन की और एक तुम्हारे पास मॉस्किटो की। जो मलेरिया जिससे हो रहा है वो प्लाज्मोडियम है, और उसका पैरासाइट है यहाँ पर क्या है? स्पोरोजोइड। तो जो मलेरिया का ये पैरासाइट है, इसको 2 की जरूरत है, मच्छर की और इंसान की, तब जाके पूरा होगा। क्योंकि ह्यूमन में क्या पूरा होता है? एसेक्सुअल फेज, और मच्छर में कौन सा होता है? सेक्सुअल फेज। ये 5 नंबर का था पूरा का पूरा। अब आप ये, मैं देखो मैंने पीछे कर दिया, ये आपको पूरा बनाना है और फिर आप उसको लिख सकते हो।
चलो अब ये आगे क्या है, अब एक कैंसर का टॉपिक है कि व्हाट इज कैंसर। चलो प्लीज आप पहले ये देख लें अच्छे से, ये डायग्राम और ये चीज। देखिए अब देखिए कैंसर क्या है, पूछा है कैंसर का कोज क्या है, सिम्टम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, 14 में और 23 में। ये PYQ सुनो, आपको क्या है बताता हूँ। कैंसर करने वाले एजेंट चाहे वो कुछ भी हो उनको बोलते हैं कार्सिनोजन। अब इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल। आपको मैं शॉर्ट में बताऊं, देखो कैंसर आपको मैं बताऊं अगर डिटेलिंग में तो आप समझने की कोशिश करो। चलो मैं बताता हूँ आपको क्या है इसके अंदर। कैंसर है सबसे खतरनाक जो नाम चल रहा है इस टाइम पे, कैंसर ही है। एक होती है हमारी नॉर्मल सेल और एक होती है कैंसर सेल। ठीक है सर, बिल्कुल मान लिया, यहां तक समझ में आ रहा है। नॉर्मल सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी क्या होती है, एक है इसका जो ग्रोथ है और प्लस डिफरेंशिएशन, इनको हम कहते हैं सेल डिवीजन, वो रेगुलेटेड है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेगुलेटेड होता है। सर रेगुलेट का मतलब क्या है, हमारी जो नॉर्मल सेल है आप जानते हो ये डिवाइड करती है, सर हमारी ग्रोथ होती है डिवाइड करती है, बट अप टू ए लिमिट। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या कह रहा हूं, एक लिमिट तक डिवाइड करती है। हमारी नॉर्मल सेल है, ये एक लिमिट तक डिवाइड करेगी और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड, बता दो मैं आपको, ध्यान से सुनना, आप जो बता रहा हूं जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। जो कैंसर सेल है ये क्या है, यहां पर क्या है, डू नॉट हैव लिमिट, डू नॉट हैव लिमिट ऑफ डिवीजन, ये अनलिमिटेड डिवाइड करती है। क्योंकि हमारे जो नॉर्मल सेल है एक लिमिट होती है। अब एक नाम आता है उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है, देखो मैं बताऊं, इस हमारी एक सेल ने डिवाइड करा, हमारे एक सेल ने डिवाइड करा, और जब वो डिवाइड कर रही है तो उसकी जो सराउंडिंग की सेल है जब उसके कांटेक्ट में आती है, फिर वो सेल उसके बाद में और आगे डिवाइड नहीं करती। तो जब हमारी सराउंडिंग की वजह से हमारी नॉर्मल सेल डिवाइड करने के बाद जब उसको आगे और डिवीजन से रोका जा रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। जिसके अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है, ये डिवाइड कर एक लिमिट तक, इसके अंदर डू नॉट हैव लिमिट ऑफ डिवीजन। अगला, डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, इसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी ही नहीं है। आपको बता दूं मैं, कैंसर सेल ऐसी सेल है जो एक, आप ऐसे मान लो ब्रेक फेल गाड़ी के समान है। जब तक फ्यूल है, जब तक कैंसर सेल को खाना मिलता रहेगा, फूड मिलता रहेगा, कैंसर सेल डिवाइड करती ही रहेगी। नॉर्मल सेल जो है, खाना मिले कुछ ही मिले एक लिमिट तक डिवाइड करेगी फिर बंद। ये कहेगी भाई खाना मिल रहा कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर क्या ये तुम्हारे पास बढ़ती ही जाएगी। ये फर्क है एक नॉर्मल में और कैंसर सेल। करने वाले रीजन अब कुछ भी हो सकते हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताया। अब उसमें रीजन में क्या है तुम्हारे पास में, रीजन में क्या है, कुछ भी हो सकता है। कहाँ से जो तुम्हारे पास करते हैं वो फिजिकल में, केमिकली और बायोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। अब रेडिएशन होती है, एक्सरे भी कर देती है, गामा रे भी आती है, ये आती है आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग में क्या आती है, यूवी रे, इससे भी होता है DNA का डैमेज, इससे भी कैंसर होता है। जो वायरस कैंसर करते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। द केमिकल और कार्सिनोजन प्रेजेंट, तंबाकू के अंदर जो होता है जो हमारे पास, उससे भी तो कैंसर होता है। अब कैंसर कोजिंग वायरस का नाम क्या बोला, ऑन्कोजेनिक वायरस, ये बोल दिया। अब जो ऑन्कोजेनिक वायरस है, ये जो तुम्हारे पास वायरस है, जैसे कि बहुत सारे वायरस है जो कैंसर कर देते हैं। आपको बता दूं मैं, इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्टडी भी कैंसर पे चल रही है। और आपके हमारे एरिया में, आपके एरिया में आप खुद देखो, आप कितने नाम सुनते हो कैंसर के। अगर किसी को कैंसर का नाम सुना भी किसी गरीब आदमी के अंदर, वो तो बेचारा वैसे ही मर जाता है, क्योंकि इसका इलाज इतना हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, इतने अच्छे सेंटर नहीं है। पर याद रखो, बीमारी है, ऊपर वाले ने हर बीमारी को बनाने से पहले उसका इलाज बना रखा है। अगर हमें नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलाज है ही नहीं, वो है जरूर, मिलने में देर है बस। तो इनका भी इलाज आएगा, बट आप ये मान लो हमारे यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। अब जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर है, और इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उसको वहां से करवा लें।
तो ये इसके रीजन थे, बता दिया। कैंसर क्या होता है ये बता दिया, कैंसर के रीजन क्या है। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की प्रॉपर्टी बताऊं मैं आपको। कैंसर में जो प्रॉपर्टी होती है स्पेशली, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है मेटास्टेसिस। आपको बोलूं अगर मैं, मेटास्टेसिस। और ये वह कैसी प्रॉपर्टी है जिससे कि सेल हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में फैलते जाती है और वहां पर कैंसर करती रहती है। ये है वो। ट्रीटमेंट में क्या देखो, इसका या तो सर्जरी करें, उस पार्ट के हटा दें, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सबसे बेस्ट तरीका बताऊं आपको, सर्जरी या इनके अंदर जो रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन से करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं दवाई खाने के, कि उनमें क्या है, बाल उड़ जाते हैं। जिनको कैंसर होता है आपने देखे भी होंगे कि उनके बिल्कुल बाल उड़ जाते हैं, उनके दवाइयों का साइड इफेक्ट। रेडिएशन थेरेपी सर्जरी, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ ये चीज, वैसे बोल रहा हूँ। रेडिएशन थेरेपी को नुकसान ही बताया हर किसी अच्छे डॉक्टर। इससे क्या होता है, मान लिया जहां कैंसर है उस पर अफेक्ट होगा, पर उससे साइड में जो नॉर्मल सेल्स है, जो नॉर्मल पार्ट है, उस पर भी अफेक्ट होता है। इसलिए बेहतर है कि आप इनको नॉर्मली हम अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करें, हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें, जिससे कि वो कैंसर को खुद मार दे। मेरी बात सुनो, क्या बोला मैंने, हम अपनी बॉडी को ही खुद इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें और उससे कैंसर जो कर रहा है, जिस वजह से हो रहा है, वो उस कैंसर को ही खत्म कर दे। और बता दूं मैं आपको, जिन जिन इंसानों में, अब एक किताब के बाहर बोल रहा हूँ यहाँ पर, हमारे जीनोम का एक वॉचमैन है। जैसे बड़े आदमियों का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो हमारा जो जीनोम है उसका एक वॉचमैन है, और उसका नाम है P53। जहां जिसके अंदर कैंसर हुआ है, उनके अंदर P53 नाम का जो वॉचमैन है वो नहीं मिला। इसका मतलब जब कैंसर होता है तो ये खत्म होता है सबसे पहले। आप अंदाजा लगा लें। चलो, इतना बताना था भाई आपको। अब देखिए आगे, इसके अंदर क्या है, कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका साइड इफेक्ट है हेयर लॉस, एनीमिया का, बाल उड़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर्स के अंदर, मोस्ट कैंसर में कॉम्बिनेशन सर्जरी भी करते हैं, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी भी की जाती है। अब देखो, द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइकल अल्फा इंटरफेरोन। ये वो केमिकल है, वो तुम्हारे पास सब्सटेंस है जो हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि वो कैंसर को, ट्यूमर को खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। ये इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट में बता दिया मैंने आपको, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, साइड इफेक्ट भी बता दिया। फिर ऐसे कुछ सब्सटेंस भी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और उस वाले ट्यूमर को खत्म कर दे। चले आगे, ले देखें। व्हाट इज इम्यूनिटी एक्सपीरियंस टाइप 25। लो, होगी मौज तुम्हारे लिए, मैंने समझा दिया। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इनेट, एक्वायर्ड। फिर आपको एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जब हमारी बॉडी खुद, आपको बीमारी हुई है, सुनना जानते हैं, एक नाम है एक्टिव का, ये बता देता हूँ, एक एक्टिव और एक पैसिव। आपको बीमारी हुई और आपने बाहर से कोई दवाई नहीं ली, जब आपके खुद इम्यून सिस्टम ने अपने आप को रिकवर करा, अपने आप खुद उस बीमारी को खत्म किया, तो उसने खुद एंटीबॉडी बनाई है। तो जब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और जब आपने कोई बीमारी हुई, बाहर से दवाई ली, बनी बनाई एंटीबॉडी ली, उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सांप खा जाता है तो बाहर से बनी बनाई हम दवाई लेते हैं, वहां पर क्या है, जो उसको दवाई को दिया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है खुद इंतजार करे जब तक तो इंसान टपक जाएगा। तो ये आपका बता दिया मैंने कि इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड क्या है और इननेट क्या है, उनके टाइप भी बता दिए। लो अगला, फिर आ गया 23 में, 24 में, 25 में। देखो, वो 25 में था और ये 23-24 में इम्यूनिटी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा। फिर इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड भाई हो चुका है, क्या बताऊं। 25 में फिर हो चुका है। अगला क्या है, व्हाट इज मेटास्टेसिस। अब बता दिया मैंने आपको, कैंसर सेल के अंदर जो कैंसर होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है और वहां भी वो कैंसर ट्यूमर बनाता रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। वही बताया इन्होंने। अब ये पूछा उन्होंने क्या है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, इसकी बात हो चुकी है। लास्ट, ड्रग एल्कोहल एब्यूज, जो शराब पीते हैं उसका क्या साइड है, क्या उसके इफेक्ट है। तो ये आप कर सकते हो, आपको पता भी है। जो शराब पी के आते हैं, आप उसके, कोई शराब पी के आए तो आप खुद देख सकते हो, और जो आप उसको देख के समझोगे खुद,
जो आपके दिमाग में जाएगा वो कभी आपकी किताब पढ़ने से नहीं जाएगा। उसका बिहेवियर, उनके हर चीज़ को पढ़ लो एक बार वैसे वैसे भी, बट एक बार आप खुद देखना फिर उसको। तो चलो इसी के साथ में हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं, और हमने जितने PYQ थे सबको कवर किया। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब इसको अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आया तो एक बार देख लें, हम रिवीजन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे पूछ रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को दी एंड करते हैं इसी के साथ में। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।